जी, नमस्कार। मैं एम्सली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ जो हैं बहुत अच्छी चल रही होंगी। हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत पास आते जा रहे हैं दिन-ब-दिन। आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, कि आपको कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। काफ़ी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं, उन सारे क्वेश्चन्स को इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है? इस वीडियो के अंत तक बने रहना है आप सभी को। 20 से 25 मिनट मैं आपके लूँगा, लेकिन 100% श्योर कि इससे आपको 100% कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपके कुछ ना कुछ ये हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखो, वीडियो को आपने सभी को पता है कि कैसे हमें थंबनेल के अकॉर्डिंग आपने देख लिया होगा कि कैसे हमें एग्ज़ाम को अटेंड करना होता है, कैसे हमें क्वेश्चन्स को रखना होता है, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप रिलैक्स होके बैठ जाइए, ताकि आपको जो भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, वो ईज़िली आपको समझ में आ जाए। किसी भी तरह का जो डाउट है आपका मन में, वो नहीं रहे, ठीक है? देखो, काफ़ी बच्चों का सवाल होता है कि सर, हम एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस है, वो पीक लेवल पे होता है या हमसे क्वेश्चन्स आते-आते भी रह जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों के रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ 2-4 बातें यहाँ पे करूँगा। मैं आपसे बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जब भी सबसे पहली तो आपको क्या होता है कि आपको जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हो, तो उससे पहले जो आपको फ़ोबिया होता है कि सर एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमने जो पढ़ाई करी है, वो व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी या फिर जो हमने पढ़ाई करी है, वो उससे सफिशिएंट है या नहीं है। किसी लेक्चर के अंदर जो हमने लेक्चर्स लिए हैं, वो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाएँगे या नहीं जाएँगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हो, तो जैसे आप नॉटसेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम नॉटसेट का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं 14 अप्रैल को। तो नॉटसेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो 14 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है बच्चों? अब ये जो 14 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर जब हम बैठेंगे एग्ज़ाम के अंदर, तो सबसे पहले जो हमें काम करना है, वो क्या करना है बच्चों? कि हमें प्रॉपर स्लीप लेके जानी है। प्रॉपर स्लीप। आपको प्रॉपर नींद लेके जानी है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है, काफ़ी बच्चे होते हैं जो पूरी रात पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो फुल नाइट पढ़ते हैं और उनका एग्ज़ाम है सुबह 9 बजे से और फिर एग्ज़ाम में जाके वो सो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे सपोज़ दैट 14 अप्रैल की एग्ज़ाम है ना, 14 अप्रैल की एग्ज़ाम है तो 14 अप्रैल की एग्ज़ाम है तो 13 अप्रैल को आप डे में पढ़ोगे पूरा। पूरा दिन पढ़ो, लेकिन जो आपकी नाइट होगी 13 वाली, जिसमें आप 14 में उठने वाले हो, तो वो आपको पूरी लेनी है। ये नहीं है कि आप लेट नाइट तक पढ़ रहे हो, ठीक है? मैं तो कहता हूँ आप 8 बजे 9 बजे तक खाना खा के एकदम सो जाओ। पूरे 8-9 घंटे की नींद लो, क्योंकि अभी आप नींद कम ले रहे हो, तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर नींद लेनी है, पूरा एकदम रिलैक्स होके जाना है अपने माइंड को, अपने अपने दिमाग को एकदम तसल्ली देके जानी है। ये नहीं कि आप लेट नाइट पढ़ रहे हो, फिर जल्दी उठ के भाग रहे हो इधर-उधर, ऐसे नहीं करना है, ठीक है बच्चों? तो आपको जब भी किसी एग्ज़ाम में बैठो तो 100% आपकी जो अपनी जो ब्रेन है, उसको रिलैक्स देना है, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उनको रिकॉल करने में आसानी हो जाए और ईज़ी हो जाए। ठीक है बच्चों? तो ये पैटर्न आपको अपनाना है। चलिए, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, जैसे कि मैं नॉट सेट की आपसे बात करूँ, तो नॉट सेट के अंदर क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन्स हमसे पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन्स हमारे माइंड में आते हैं और 3 तरह के पैटर्न दिमाग में आते हैं। सबसे सबसे पहली बात कौन-सी होती है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे 100 क्वेश्चन्स की हम बात करते हैं, ठीक है? 100 क्वेश्चन के क्राइटेरिया की हम बात करने वाले हैं कि एक तरह के ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं कि जो जैसे ही हमने क्वेश्चन को पढ़ा, वैसे हमारे दिमाग के अंदर आंसर आ गया। कि आपने क्या किया कि जैसे ही आपने फर्स्ट टाइम में ही क्वेश्चन पढ़ा और फर्स्ट टाइम में आपके आंसर आ गया दिमाग में। तो एक तरह का क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा तरह का जो क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, वो कैसा होता है कि सर हमने क्या किया है कि सर हमें ये 50-50% आता है। क्या आता है कि सर हमने पढ़ा हुआ तो है, लेकिन हमें 50-50% क्वेश्चन आता है
और एक तरह के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो हमने नहीं पढ़े हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, चाहे वो हमारे सिलेबस में नहीं है, चाहे हमने नहीं पढ़े हैं, कैसी भी कंडीशन से रिलेटेड होते हैं, वो एक तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे फर्स्ट टाइम पढ़े हुए हैं कि सर जो अननोन है। ये 3 तरह के क्वेश्चन से चौथा तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं होता है। 3 तरह के क्वेश्चंस को आपको समझना है कि कैसे इनको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात, जो आपने किसी भी क्वेश्चन को पढ़ा, आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा, आपने क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में कहीं न कहीं क्या आ गया? कहीं न कहीं उसका आंसर आ गया। कहीं न कहीं बच्चों क्या आ गया? उसका आंसर आ जाता है आपके दिमाग के अंदर। तो सबसे पहले आपने जो आंसर आया, तो आपको क्या करना है? उसी को टिक करना है। आपने सपोज़ दैट पढ़ा कि सर लिथियम की ऐसे पढ़ते हैं कि सर हार्ट फेलियर के अंदर कि सर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है हार्ट फेलियर के अंदर? डीओसी ऑफ हार्ट फेलियर। कि सर हार्ट फेलियर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो आपके दिमाग में आया कि सर डिगॉक्सिन होती है। क्या होती है बच्चों? कि सर डिगॉक्सिन होती है। तो यही आंसर आपको टिक करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है, आपका जो आंसर है गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो बच्चों क्या पता है, आपको पता है एक चीज़ कि हमारा जो ब्रेन है, वो क्या है? एक मेमोरी कार्ड की तरह है। किसकी तरह है? जो मेमोरी कार्ड अपन की मोबाइल में लगाते हैं ना, उसी की तरह हमारा एक ब्रेन होता है, कि ब्रेन जो है वो एक हमारा मेमोरी कार्ड है। हमने जो चीज़ के अंदर चीज़ें सेव करी हैं, हम उसी को चला सकते हैं, उसी को देख सकते हैं, उसी को सुन सकते हैं। आगे बात समझ में? पहले के ज़माने में एक कैसेट हुआ करती थी, जैसे किसी फ़िल्म की कैसेट है तो वही फ़िल्म चलती थी। चलती है नहीं थी कि उसमें ऐसा तो नहीं है कि हमने सर डीडीएलजे उसमें भरी है और हम कौन-सी देख रहे हैं, लुका-छुपी देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? कि सर बिल्कुल नहीं होगा। डीडीएलजे अगर आप सेव करी है तो डीडीएलजे ही हम देख पाएँगे। ऐसा ही होता है ना? कि सर बिल्कुल होता है। तो वही सेम क्राइटेरिया ब्रेन के साथ है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमारे दिमाग के अंदर सेव हैं और वही चीज़ें बाहर निकल के आएँगी। आगे बात समझ में? और जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी है वो हमारे दिमाग में नहीं है। आई बात समझ में? तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा और उसका आपके अंदर दिमाग के अंदर आंसर आ गया, भिड़ते ही आपके अंदर दिमाग के अंदर आंसर आ गया, तो 100% उसी क्वेश्चन को करना है, उस क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। एक तरह का क्वेश्चन आपके पास ये होगा, ठीक है बच्चों? उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे गलत हो जाए क्वेश्चन, चाहे सही हो जाए, लेकिन आपके पास वही चांसेस होने हैं कि इसी को मुझे टिक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बात समझ में? तो आपको एकदम क्या रहना है, उस पे सटीक रहना है कि मेरे दिमाग में तो ये आंसर आया है, मैंने तो ये टिक करूँगा, मुझे और आगे देखना ही नहीं है। ठीक है? ज़्यादा दिमाग लगाने से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब क्या होता है कि सर ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं 50-50 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि भैया 4 ऑप्शन थे इसके सर ए, बी, सी, डी। अब मुझे जो कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो एक तो इस वाले में हो रहा है, ए वाले में और एक बी वाले में कन्फ्यूज़न है। क्योंकि सी और डी तो मैं गलत कर चुका हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से। अपनी नॉलेज के हिसाब से सी और डी वाले क्वेश्चंस को तो मैं क्या निकाल चुका हूँ, ऑप्शन को तो अपने डिक्शनरी से बाहर निकाल चुका हूँ। अब मुझे जो कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है कि सर ए और बी वाले ऑप्शन में हो रहा है। मतलब कि 50-50 चांसेस हैं कि या ए हो सकता है या बी हो सकता है। ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का फ़ायदा है या नहीं? देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर आपने 10 क्वेश्चन को क्या किया, 10 क्वेश्चंस के अंदर ऐसा हुआ आपके साथ। अगर आपने इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया 10 के 10 को, तो लेकिन इसमें क्या होता है कि सर 5 क्वेश्चन आपके राइट होने के चांसेस होते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन आपके राइट होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने 5 क्वेश्चन भी राइट करे हैं, तो आप 3 क्वेश्चन के करीब पॉजिटिव में होते हो। आप कितने क्वेश्चन के करीब पॉजिटिव में होते हो बच्चों कि 3 क्वेश्चन के पॉजिटिव में होते हो। आगे बात समझ में? तो इन क्वेश्चनों को भी आपको करना है, इन क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है। अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने ब्रेन के बेसिस पे इसको क्वेश्चन को करना है और ईज़ी दिमाग से करना है, ठंडे दिमाग से करना है। ठीक है? चलिए, अब सर एक जो ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं, अननोन क्वेश्चन्स होते हैं, उनको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है? उनको अटेम्प्ट करें या नहीं करें और करें तो कैसे करें? देखो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मुझे तो एक सिंपल सी बात बता दीजिए, अगर किसी ने वो कहावत सुनी है कि सर अगर आपको मंत्र मालूम नहीं होता है तो क्या बिल में हाथ दोगे? क्या आप बिल में हाथ दोगे? बिल के अंदर क्या पता कोई चूहा बैठा हुआ, साँप बैठा हुआ, कुछ भी हो। खा सकता है या नहीं खा सकता? कि सर बिल्कुल खा सकता है। तो ऐसे अननोन क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है बच्चों। वो क्वेश्चंस हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में जब आते हैं तो वो छोड़ने के लिए ही आते हैं बच्चों। वो हमेशा क्वेश्चंस कैसे आते हैं? वो छोड़ने के लिए ही आते हैं, आपको वो क्वेश्चन छोड़ने ही होते हैं।
उन क्वेश्चनों को बिल्कुल टच नहीं करना है जो हमारी नॉलेज के परे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके 100% नेगेटिव करवाने वाले हैं। तो उन क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं करना है, उन क्वेश्चनों को बिल्कुल छोड़ देना है। आगे बात समझ में? अब मैं आपको बताता हूँ कि सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जो फर्स्ट टाइम के जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपने पढ़ा क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 50 से 60% देखने को मिलते हैं। मतलब 50 से 60 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो 50-50 क्राइटेरिया रखते हैं। और 10% जो क्वेश्चंस होते हैं, 10 से 20% जो क्वेश्चंस होते हैं वो अननोन होते हैं, जो सिर्फ हमें छोड़ने के लिए ही एग्जाम में बने हुए होते हैं। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे एक क्राइटेरिया की बात करता हूँ कि जैसे सर 50% का क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए, ठीक है? तो आपने क्वालिफाई तो क्या करवा दिया कि सर आपने क्वालिफाई तो यहीं करवा दिया कि सर आपने क्वालिफाई तो यहीं पे करवा दिया कि सर 50 से अगर 60%, 50-60% का मतलब होता है 50 से 60 क्वेश्चन आपने अगर सही कर दिए अपने दिमाग से, अपने एक सटीक के आंसर से। क्योंकि अगर किसी बंदे ने, अगर किसी बच्चे ने, किसी भी स्टूडेंट ने अगर सीरियसली पढ़ाई करी है, सीरियसली नोट्स को पढ़ा है, सीरियसली चीज़ों को देखा है, तो वो 100% 50 से 60 क्वेश्चन का क्राइटेरिया ईज़िली क्रॉस कर जाता है। 100% कर जाता है, उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आती है 50 से 60 क्वेश्चन करने में। आगे बात समझ में? तो ये क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं बच्चों, ठीक है? अब जो आपको जो कन्फ्यूज़न क्वेश्चन रहते हैं कि सर 50-50 का रहता है, 2 क्वेश्चन तो मैंने अपने दिमाग से निकाल दिए, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो इनके अंदर हमें क्या दिक्कत आती है कि सर ऐसे आपसे बस 20 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ अगर आपने 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, आपने अगर 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे, तो गलती से गलती अगर कितने क्वेश्चन्स की हो सकती है कि सर मैं आपसे 15 क्वेश्चन की गलती मान सकता हूँ, लेकिन 15 तो आपके सही हो गए। 15 क्वेश्चन की गलती अगर मान के चलें, तो 15 क्वेश्चन तो सही हो गए आपके, कि बिल्कुल हो गए कि सर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमारे नेगेटिव में चले जाएँगे, तो कितने क्वेश्चन चले जाएँगे? अगर 15 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो सर 5 क्वेश्चन हमारे सही और गलत हो जाएँगे। लेकिन आपने 15 क्वेश्चन तो यहाँ पे सही कर दिए हैं, तो 15 में से अगर 5 चले जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन आपके और पॉजिटिव में आ गए। आए या नहीं आए? कि सर बिल्कुल आ गए। तो हमेशा 50 वाले 50-50 चांसेस जो वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने के, बजाय अननोन पेशेंट के। आपको बिल्कुल भी अननोन क्वेश्चंस को नहीं करना है, अननोन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अगर आप छेड़ते हो, तो आपके और नेगेटिव में जाने के चांसेस होते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चंस आपने किए हैं वो भी नेगेटिव में जाने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आपने 10 क्वेश्चन भी अननोन आपने कर दिए, 10 क्वेश्चन भी, क्योंकि अननोन क्वेश्चंस में कभी भी सही होने के चांसेस नहीं होते हैं, वो हमेशा गलत होने के चांसेस होते हैं। वो हमेशा पेशेंट हमेशा स्टूडेंट को पीछे रखवाने का काम करवाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो आपकी नॉलेज से परे है, आपकी समझ से बाहर है, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी टच ना करें, उसको छोड़ दें। उसको बिल्कुल ही छोड़ दें, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो यही 3 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया एग्ज़ाम के अंदर होता है। बच्चों के साथ यही गलती होती है। किसी भी क्वेश्चन को करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर आता है, तो बहुत बढ़िया बात है, और वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, चाहे दुनिया इधर-उधर हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, कि हमें तो यही करना है। आप अगर मेरी बात को यकीन नहीं मानते हो, तो आप कोई भी एग्ज़ाम के अंदर बैठो, टेस्ट दो। आपकी जो भी टेस्ट सीरीज़ आपने जॉइन करी है, उनको आप टेस्ट सीरीज़ में अंदर अपना जो फ़ॉर्मूला है, मैंने जो आपको बताया है, उसको आप इम्प्लीमेंट करो। कि सर ने बताया कि सर एक बार में जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, जो आंसर आता है, वही हमें टिक करना है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे दिमाग के अंदर वो सेव है, कहीं न कहीं हमारी मेमोरी कार्ड के अंदर वो सेव है। इसीलिए वो गाना निकल के आया है बाहर। इसीलिए वो आंसर निकल के आया है बाहर। आई बात समझ में? ऐसा तो है नहीं कि भई हम जन्मजात से ही हमारी मेमोरी कार्ड फिक्स है। ऐसा तो नहीं है ना? जो चीज़ हमें सिखाई गई हैं, जो चीज़ हमने याद करी हैं, जो चीज़ लर्न करी हैं, जो चीज़ सुनी है, वही चीज़ें तो बाहर निकलेंगी हमारे दिमाग से। तो वही क्राइटेरिया आपको समझना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आगे बात समझ में? चलिए, दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर टाइम मैनेजमेंट का हम क्या करें? कि सर टाइम मैनेजमेंट हमसे नहीं बैठ पाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात ही करना चाहता हूँ कि आजकल का जो क्वेश्चन पैटर्न होने वाला है, आजकल का जो क्वेश्चन आपका पैटर्न होने वाला है, उसमें टाइम मैनेजमेंट की इतनी ज़्यादा लोड नहीं होगी। लोड जो है वो कम हो गई है। वो कैसी हो गई है बच्चों? डिक्रीज़ हो गई है, कम हो गई है। टाइम मैनेजमेंट का उतना इश्यू अब नहीं है। क्योंकि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या बचा है कि सर स्लॉट्स के अंदर हमारा पेपर आने वाला है। सर स्लॉट्स के अंदर हमारा पेपर आने वाला है कि सर 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन लगभग करने हैं। अब सर 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करना छोटी-मोटी बात तो नहीं है, थोड़ी टफ बात है। थोड़ी तो है लेकिन टफ बात है। अब सर इसके अंदर आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ।
आपने कोई भी एक स्लॉट को उठाया, आपने सपोज दैट आपके सामने ए स्लॉट खुला। जैसे ही आपके सामने ए स्लॉट खुलता है, आपके सामने 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सॉरी 20 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं और जो कि 18 मिनट के आपके अंदर करने हैं। अब 20 क्वेश्चंस में से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो वन लाइनर होंगे। कैसे होंगे बच्चों? कि सर 10 क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे होंगे जो वन लाइनर में होंगे, जो इजीली आपसे हो जाएंगे। और 10 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे जो थोड़े से टिपिकल होंगे, लंबे होंगे, लेंदी होंगे। कैसे होंगे बच्चों? लेंदी होंगे, लंबे होंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं कि सपोज दैट आपने क्वेश्चन को पढ़ा, एक क्वेश्चन आया जो कि 4 लाइन का था, दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा जो कि 5 लाइन का था, तीसरा आपने पढ़ा जो कि 5 लाइन का था। अब भैया इन 5 क्वेश्चनों को पढ़ने में आपको लगभग नहीं मानो ना तो 10 मिनट लग जाएगी, और आपके पास है सिर्फ 18 मिनट। है या नहीं है? कि सर हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट हैं, लेकिन 10 मिनट तो इनमें तीनों क्वेश्चनों में लग गई। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपके पास 20 क्वेश्चन खुले होंगे, 20 क्वेश्चन आपके पास खुले होंगे, 18 मिनट का आपके पास समय है। लेंदी क्वेश्चंस को फिलहाल छोड़ दें। लेंदी क्वेश्चंस को फिलहाल आपको इनिशियली छोड़ना है। आपको जो वन लाइन क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जो आपके सामने वन बाई वन करके दिखते जाएंगे, 20 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। कि ठीक है बच्चों, अगर आपको जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस दिखते हैं, सबसे पहले उनको पढ़ना है, उनका आंसर टिक करना है। अगर वन लाइनर क्वेश्चंस आपने 10 मिनट के अंदर 10 भी कर दिए ना बच्चों, तो 100% आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। 100% आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बजाय वो 3 क्वेश्चनों को पढ़ने के। अगली बात समझ में? क्योंकि जो जितने भी 5 लाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो जाएँ, और वो आपका टाइम भी खराब कर देंगे और वो सही भी नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमेशा उन क्वेश्चनों को पहले करें जो आपको ईज़ी रीड हो जाएँ, जो आप उनको ईज़िली समझ पाओ। कि आपने आपकी देखो, हम इतने इंटेलिजेंट तो नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो नहीं है, हम तो सिर्फ हिंदी मीडियम वाले हैं। तो हम चीज़ों को पहले पढ़ेंगे, फिर उसका मतलब समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जैसे आपने अगर कभी एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन करे हो, तो बहुत लेंदी होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर आप समझोगे, फिर उस चीज़ का आंसर करोगे, रिकॉल करोगे अपने दिमाग के अंदर, तो उन चीज़ों में प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। तो उस टाइम को आपको मिनिमाइज करना है। कैसे करना है? कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चनों को ढूंढना है 20 में से, कि जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जो इजीली हैं। तो अगर आपने वन लाइनर क्वेश्चंस को ढूंढ के 10 क्वेश्चन भी आपने करेक्ट कर दिए, उसके बाद आपके पास 10 क्वेश्चन बचे और 8 मिनट बची हैं बच्चों। अब उनमें से और भी आपको कम ढूंढना है। और भी कैसे कम ढूंढना है? कि सर जैसे 5 लाइन का एक क्वेश्चन है, 6 लाइन का एक क्वेश्चन है, एक 2 लाइन का है, एक 3 लाइन का है। तो सबसे पहले 2 लाइन वाला करना है, फिर 3 वाला करना है, फिर 4 वाला करना है, और फिर 5 वाला करना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। इस तरह से क्वेश्चन को समझना, फिर पैटर्न का समझना, ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है बच्चों। अगर आपने वहीं 10 मिनट खराब कर दिए कि सर मैंने 3 क्वेश्चन को फर्स्ट में पढ़ लिया, लेकिन 3 क्वेश्चन सही भी हो गए, आपके 3 क्वेश्चन सही भी हो गए, लेकिन जो 10 मिनट के बाद जो आपके पास प्रेशर आएगा कि मेरे 10 मिनट के अंदर 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, और 8 मिनट के अंदर ये जो सेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी बजाय 3 क्वेश्चन को करने की बजाय आप 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे। तो इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन करना है बच्चों। बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, ईज़िली करना है, और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लेवल में रखना है। बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देना है अपने आप को उस समय पे। क्योंकि सब ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आपने पहला स्लॉट खोला, पहला स्लॉट जो था वो सपोज दैट एमएसएन पे था पूरा की पूरा, जो कि आपकी बहुत वीक है। हम कह सकते हैं कि आपकी वो वीक है, वीक सब्जेक्ट है, एमएसएन का था। आपकी जो फंडामेंटल है, ओबीजी है, पीडिया है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि आपके पास जो पहला आपको स्लाइड देखने को मिला, उसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एमएसएन के रिगार्डिंग दे दिए, जो कि मेरी बहुत वीक है। तो लेकिन वो आपसे क्वेश्चंस ऐसा होगा कि सर आपके 5 क्वेश्चन हुए या 6 क्वेश्चन हुए या 8 क्वेश्चन हुए, उनमें से मेरे से नहीं हो रहा है, अननोन क्वेश्चन थे सारे, मैंने नहीं पढ़े थे। तो आपको बिल्कुल छोड़ देना है, आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है कि एक, क्योंकि हताश होने से क्या होगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस और होंगे ना आगे के, वो गलत हो जाएँगे बच्चों। तो उस काम को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका सपोज दैट ओबीसी स्ट्रांग है, तो आप ओबीसी में तो 20 में से 20 क्वेश्चन कर सकते हो। कर सकते हो, नहीं कर सकते? कि सर आगे F1 भी आ रही है, कि सर F1 में भी हम निकाल सकते हैं क्वेश्चंस, कि सर पीडिया भी निकाल सकते हैं, फिर सीएचएन भी आएगी, फिर साइकेट्री भी आएगी। तो उन चीज़ों से आप क्वेश्चंस हमेशा निकाल सकते हो। तो किसी भी स्लॉट को देख के हमेशा ऐसा नहीं होना है कि सर मेरे से तो हो ही नहीं पाया। जितने क्वेश्चंस होते हैं एक स्लॉट के अंदर उतने ही करने हैं।
आगे बात समझ में, अननोन क्वेश्चन को नहीं छेड़ना है। 3 ही क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। कौन-कौन से बताए हैं बच्चों? कि सर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है कि जितना भी पहला अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है उसको 100% टिक करना है, उसको आंसर को चेंज नहीं करना है, ठीक है? और 50-50 वाले क्वेश्चंस को हमेशा करना होता है। अननोन क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ना होता है। हमें उस बिल के अंदर नहीं जाना, हमें उस बिल के अंदर हाथ नहीं डालना है। देखो अननोन क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, अब ऐसा नहीं होता कि ऐसे अगर आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं करी है ना, तो आपके सारे ही क्वेश्चन्स अननोन होंगे। कोई बच्चा अगर सीरियसली पढ़ाई नहीं करेगा, तो सर कोई बच्चे का अगर सवाल होता है कि सर हमारे पास तो 50 क्वेश्चन ही अननोन आ गए, कि सर 50 क्वेश्चन अननोन आ गए तो हम कैसे करेंगे? 50 क्वेश्चन में थोड़ी छोड़ के आएँगे। ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये समझ लेना कि आपने जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है, जिस भी कोचिंग से आपने कोचिंग ली है, वो कोचिंग जो थी आपके लिए, जो आपके नोट्स थे, उनके लिए वो नॉटसेट के लेवल की नहीं थी। ये बात समझ लेना आप 100%। आगे बात समझ में? क्योंकि जो पेपर है वो कहीं ऐसे विदेश से तो नहीं आता, वो यहीं से बनाते हैं, हमारी एनक्लेक्स से बनता है, हमारे टारगेट हाई से बनता है। इन्हीं क्वेश्चंस यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जो बहुत परे है हमारे सब्जेक्ट से। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि सर हमारे पास तो 40 से 50% ही क्वेश्चंस कैसे आ गए, कि सर 40 से 50 क्वेश्चंस ही ऐसे आ गए जो कि अननोन थे, तो आपका ये समझ लेना कि आपका जो मेहनत है, या तो आपकी मेहनत में कमी है कहीं न कहीं, और या फिर आपके जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है नॉट सेट के लिए। ठीक है बच्चों? वो सीएचओ लेवल के क्वेश्चंस हैं। आगे बात समझ में, जो आपके नोट्स हैं वो सीएचओ लेवल के हैं, वो नॉट-सेट के लिए नहीं है। आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। आगे बात समझ में? तो कहीं न कहीं आपकी बातों में कमी है, इसीलिए आपको क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं। आगे बात समझ में? तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर किसी ने पढ़ाई सीरियसली करी है तो 100% उसको 60 से 70 क्वेश्चन तो वो इसी 1 मार्क के अंदर कर देगा वो। वो पढ़ेगा क्वेश्चन और क्लिक होगा उसके दिमाग में, पढ़ेगा क्वेश्चन और क्लिक होगा दिमाग में। तो वैसे ही क्वेश्चंस को करते जाना है, स्मूथ चलना है, किसी भी तरह का लोड नहीं लेना है। एक ऐसा नहीं करना है कि एक स्लॉट में अंदर सर मैं नहीं कर पाया, दूसरा स्लॉट बिगड़ जाएगा। दूसरा स्लॉट बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, लोड नहीं लेना है एग्ज़ाम के टाइम पे। ये समझना कि शायद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा हो, लास्ट स्लॉट हमारे लिए हो, हम 20 में 20 कर जाएँ, समझ आई? तो ये बात को आपको समझते रहना है और आगे बढ़ते रहना है बच्चों। तो बस यही समझाना चाहता हूँ इसके अंदर कि सर आपको और भी चीज़ें हैं कि सर जैसे आपको प्रेशर नहीं लेना होता है। किसी भी एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जैसे ही आप प्रेशर लेते हो आपकी चीज़ें जो रिकॉल हुई हैं वो नहीं आती हैं आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि प्रेशर हावी हो जाता है। आगे बात समझ में? तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना है, लगातार पढ़ते रहना है और अपने आप बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएँ इसके बारे में, ताकि हम भी ग्रो कर पाएँ और आप आपकी बहुत-बहुत हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इसी तरह पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।